गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, ये समय त्योहारों का है और इस वक्त हमें कोरोना से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप चाहे धार्मिक स्थल जाएं या बाजार, 2 गज की दूरी, मास्क और हाथों की सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। तभी हम स्वयं को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। जयकारा शेरों वाली का, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो जय माता की जय हो, बोलो जय माता की जय हो। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है गलती, सबके दुख ये हरती, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली, मैया शेरों वाली भर दो झोली खाली। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, मेरी माँ, शेरों वाली पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे, पूरे करे अरमान जो सारे। देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे, देती है वरदान जो सारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे लाटा वाली सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए। बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो खूब मिलाए, बिछड़ों को जो दुर्गे बिछड़ों को जो खूब मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, शेरों वाली जोता वाली
नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आइए मिलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से। डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नागरकर साहब, पिछले 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोरोना के संक्रमण से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा और जब इसकी शुरुआत देश के अन्य राज्यों में हुई तब छत्तीसगढ़ में इसकी संख्या ज्यादा नहीं थी, संक्रमित लोगों की संख्या, और इस बात को लेकर हम बहुत संतोष व्यक्त करते थे कि हमारा राज्य बहुत सुरक्षित है अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, छत्तीसगढ़ में भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसके बाद अगस्त और सितंबर का माह ऐसा आया कि इसमें विभिन्न अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे एडमिट होने के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा संक्रमण वाला जो दौर था, क्या वो निकल चुका है? जी, अगर हम वही देखें, अगर अन्य राज्यों की तुलना में जी, तो शुरुआती दौर में यहाँ मरीज कम थे जी। अगर हम मार्च में जो पहले पेशेंट यहाँ पे आई थी, उसके बाद धीरे धीरे तो मरीज आते रहे और ज्यादा करके वो जिनमें ज्यादा लक्षण नहीं है, जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहते हैं, वो थे जी। और मार्च अप्रैल वैसे ही चला। तो फिर मई जून में हमको ये ट्रेंड नजर आ रहा था कि मरीजों की संख्या बढ़ने लग गई जी। और अनलॉक भी होने लग गया था, लॉकडाउन खत्म भी होने लग गया था, लोगों की टूरिंग ट्रैवलिंग जैसा होती है वो हो रही थी। उसके वजह से धीरे धीरे मरीजों की संख्या यहाँ बढ़ने लग गई। और जैसे कि हम लोगों ने सबने देखा कि जो संख्या जो मरीजों की थी, जैसे जुलाई अगस्त में एक आइडिया लगने लग गई थी कि ये संख्या बढ़ रही है जी। और ये अगर हम पूरी दुनिया का हाल देखें तो लगभग ऐसा ही था। शुरुआती दौर में केसेस थोड़े कम होते थे और फिर अचानक एक ऐसा दौर आता था 1-2 महीने का, जिसमें संख्या मरीजों की भी बढ़ जाती थी और वो बहुत उसमें बीमार भी मरीज आने लग जाते थे जी। तो लगभग आपने जैसे कहा, अगस्त सितंबर में भी हमने ऐसा ही ट्रेंड जो कहते हैं यहाँ पे देखा। और सितंबर में लग रहा था, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ जब जिक्र की थी, हम लोगों ने बातचीत करी थी, तो लगा था कि सितंबर के आसपास में एक हमारा पीक पीरियड की तरह होना चाहिए जी। और लगभग ऐसा ही हुआ। आने वाले वक्त में थोड़े से मरीज बीच में, क्योंकि फिर एक लॉकडाउन हुआ था, आपको याद है छत्तीसगढ़ में जी, इसी भी शायद फर्क पड़ा। और वैसे भी ये वायरल डिजीजेज में बीच में एक पीक आता है, फिर धीरे धीरे कम भी होता है, एक प्लेटो लेवल भी आता है। तो क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव केसेस हैं, जिनकी संख्या कुछ ज्यादा ही आ रही थी पीछे, वो थोड़ी घटी जरूर है, लेकिन अभी ये ट्रेंड अगर बरकरार रहेगा तब हम ये कह सकते हैं ये प्लेटो हो रहा है या नीचे उतर रहा है। अगर वो वैसे ट्रेंड फीड करेंगे तो इसका मतलब ये कि सितंबर में लगभग पीक पीरियड आ गया था, जैसा कि अनुमान रखा जा रहा है जी। वर्तमान में अगर हम संख्या देखें तो हमारे यहाँ कोविड टेली में रायपुर नगर में तो ये संख्या घटी है, लेकिन अगर हम बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, जांजगीर इन्हें देखते हैं तो टोटल संख्या जो है अभी भी 2500 के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ की आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ से बड़े राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो वहां अभी भी 1500 से नीचे की संख्या आ रही है। तो क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ जैसे हमारे छोटे राज्य में, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है, वहां पर हम 2500 से ऊपर जा रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि देखिए, जब शुरुआती दौर पे जो बड़े राज्य हैं, अगर हम खास करके जो वेस्टर्न स्टेट्स, अगर जो पश्चिम जो अपने स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे केसेस पहले बहुत ज्यादा आए जी। और वो लगातार उतने नहीं रहते, धीरे धीरे एक फॉल भी आता है, जैसे दिल्ली में हुआ। और लोग अगर हम ये देख रहे हैं कि अभी कर्नाटक में और तमिलनाडु में, आंध्र तेलंगाना में अभी भी केसेस तो आ रहे हैं जी। लेकिन मध्य प्रदेश में हमसे पहले काफी केसेस आ गए थे। उस वक्त यहाँ पे इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। तो एक तरह से वेव है, ये एक साइकिल होता है।
वो किसी एक राज्य में थोड़ा पहले आएगा, किसी बाद में। जैसे ये जो ईस्टर्न स्टेट्स अगर हम देखें, खास करके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब में तो वेव लगभग बाद में आई है। और इसीलिए कारण यही है कि अभी भी शायद केसेज यहाँ पे उन कुछ बड़े राज्य जैसे आपने जिक्र किया मध्य प्रदेश उससे थोड़े ज्यादा है। और रायपुर में भी एक वक्त बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे, वो धीरे धीरे घटेंगे ही, वैसे ही होता है, वायरस का ट्रेंड ही ऐसे होता है। और किसी नए एरिया में फैलता है जहां फिर वो पीक रीच करेगा, फिर वहां पे भी ग्रेजुअली उसको स्लाइड और नीचे आने नजर आएगा हुआ दूसरे शहरों में भी। जी श्रोताओं, डॉक्टर नागरकर जी से हम आगे और बातचीत करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।
डॉक्टर साहब, अभी जब रायपुर नगर में ये संख्या 300 के अंदर अभी दिखाई दे रही है, कई लोगों को तो ये लगता है कि कोरोना चला गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में आप? नहीं, अभी तो बिल्कुल ये तो खतरा अभी भी बना हुआ है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि इसका डर या खौफ ना रखें, लेकिन जो भी सावधानी बरतनी है वो बहुत जरूरी है। और अगर सावधानी रखेंगे तभी आगे केसेस की जो संख्या है वो कम होगी या घटती जाएगी, क्योंकि ये अभी भी हमारे पास इसके लिए कारगर कोई भी दवाई, एंटीवायरल दवाई नहीं है। कोई वैक्सीन अभी आने में कुछ महीने अभी भी लगेंगे, जो कि कारगर वैक्सीन और सेफ वैक्सीन है। तो हमको तब तक ये लगातार, देखिए हमारी मिनिस्ट्री भी है, प्रधानमंत्री जी ने खुद भी एक जन आंदोलन के लिए आह्वान किया है, जिसमें हमेशा कहा गया है कि आप मास्क पहने, तरीके से अच्छी तरह से मास्क पहने और 2 गज की दूरी रखें, साफ सफाई रखें, भीड़ के इलाके में ना जाए। तो ये सब करने से अभी भी, क्योंकि ये वायरस एक से दूसरे को फैलता है और ठीक है, कुछ बहुत हद तक ये बात सही है कि मेजॉरिटी जो पेशेंट होते हैं वो कम लक्षण है, बहुत कम लक्षण या एसिम्टोमेटिक होंगे, लेकिन जिसमें ये बीमारी बहुत घातक रूप भी ले सकती है, खास करके जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, अन्य बीमारियां हैं, डायबिटीज है, कार्डियक डिजीज, कोई किडनी का फेलियर है, तो ये सब पेशेंट्स में बहुत प्रॉब्लम करा सकती है ये बीमारी। तो हमको सबका ध्यान रखना है, खुद का अगर रखना है तो हम इस बीमारी में अगर ध्यान रखेंगे तो पब्लिक का भी ध्यान रखना है सबका। जी डॉक्टर साहब, एक समय सितंबर माह में ऐसा आया था कि चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल की बात हो या एम्स की बात हो, वहां पर लोगों को बेड खाली नहीं मिल रहे थे। अभी एम्स की क्या स्थिति है? अभी तो परिस्थिति पहले से तो डेफिनेटली इसमें सुधार है जी। एक तो जो बहुत माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, इनके लिए जो होम आइसोलेशन की प्रॉपर व्यवस्था, जिसमें मॉनिटरिंग की जाती है, जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं है, यंग पेशेंट है, वो घर में रह सकते हैं, तो उसके गाइडलाइंस बनने से भी फर्क पड़ा। और ये पूरी दुनिया भर का यही स्टडी रहा कि जो अस्पताल है वो सिक पेशेंट्स के लिए, जिनको अन्य बीमारियां कोमॉर्बिडिटी, उनके लिए, जिनको ऑक्सीजन की व्यवस्था है जरूरत पड़ रही है उनके लिए, या जिनको जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी डिलीवरी करने, ये सब के लिए बेड्स रखे जाएं। और साथ में आप अपने जो नॉन कोविड के भी जो सिक और सीरियस पेशेंट है उनका भी इलाज जारी रखें। तो ये बैलेंस रखने से वो मरीज जो कोविड के थे, जिनको जरूरत है इलाज की, उनका भी इलाज हो पा रहा है, और जो नॉन कोविड के जिनको जरूरत है उनकी भी हेल्थ की बहुत सारी समस्याएं होती जिसका इलाज करना है, तो उनका भी इलाज हो पाएगा जी। पहले से तो डेफिनेटली सुधार है। श्रोताओं, डॉक्टर नागरकर जी से हम आगे और बातचीत करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। मत शर्माओ आ जाओ, मत शर्माओ आ जाओ मेरी बाहों में, देखो अपनी तस्वीर मेरी निगाहों में, क्या हुआ अगर कांटे हैं अपनी राहों में, अपनी राहों में, इन राहों में फूल बिखरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख
सुख का साथी, हाँ जी तुम्हें बनाया है। दुख सुख का साथी, हाँ जी तुम्हें बनाया है। हमने जीवन का सांझी, हाँ जी तुम्हें बनाया है। दिल की नैया का माझी, तुम्हें बनाया है। इस पार से उस पार उतरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते, प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, देखेंगे। देख लेना। जो लोग कोरोना से ठीक होकर अब समाज में लौट चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, इस वायरस के बाद तो बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन वो कितनी बनती है, कितने महीनों तक रहती है, ये अभी तक डाउटफुल है। तो ये जरूरी है जानना कि जब तक हमारे पास प्रॉपर और कोई दवाई या वैक्सीन नहीं है, एक बार के बाद भी दूसरी बार संक्रमण कुछ केसेस में देखा गया है और रिस्क बनी रहती है। तो सावधानी बिल्कुल बरतनी है, और ये नहीं कि मुझे एक बार हो गया तो दोबारा कभी हो नहीं सकता है, ये सोच करके कॉम्प्लेसेंसी नहीं हो पाएगी। ध्यान अभी भी रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, इस कोरोना के मामले में एक चीज और ये देखी गई है कि जिन घरों में बुजुर्ग व्यक्ति है या जिन घरों में किसी बीमारी से पहले से ही ग्रस्त कोई व्यक्ति है और उस घर में अगर कोई युवा कोरोना कहीं से लेकर आता है तो वो युवा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो युवा जो है एक तरह का करियर बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे घरों के लिए जिनके यहाँ शुगर के पेशेंट हों या हृदय रोग के पेशेंट हों, किडनी के या अन्य तरह की बीमारी के पेशेंट हों, और वहां पर के युवा जो इधर उधर आते जाते हैं या जिनका काम है घर से बाहर डेली निकलने का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, वो तो अगर मान लीजिए अगर वो वैसे अगर कोविड पॉजिटिव नहीं आए हैं, अगर जरा भी उनको सिम्टम्स लगे तो अपनी जांच कराए, सबसे पहले जरूरी ये है। और अगर उनके घर में इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अलग रह सकते हैं, होम आइसोलेट हो सकते हैं, तो कोविड केयर सेंटर में जा सकते हैं, वहां अपना इलाज करा सकते हैं, अस्पताल में करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इन्फेक्शन का खतरा जिसको हो चुका है, चाहे फिर वो यंग पेशेंट हो या एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक, वो घर में किसी और अन्य मरीज को मतलब जो घर में रह रहे किसी को भी दे सकता है जी। और ये बात तो सही, जो बुजुर्ग हैं उनकी इम्यूनिटी लोअर रहती है, उनको और भी कोई बीमारी अन्य बीमारी पहले से ही होती है, तो उनमें फिर ध्यान रखना ज्यादा जरूरी होता है। उनको बहुत बार उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन आ जाता है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो बीमारी ऑलरेडी उनको थी उसका भी इलाज उनको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है, जो कभी कभी हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है जी। तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, कोई कैरियर ना बने, और जिसको भी थोड़े भी अगर डाउटफुल सिम्टम्स आते हैं वो जाके अपने को चेक कराएं। और अगर ऐसे है कि होम आइसोलेट ऐसे पॉजिटिव आने के बाद उनको दिक्कत होती है तो अपना एडमिट हो सकते हैं किसी भी सेंटर में या हॉस्पिटल में। और बाकी जो गाइडलाइंस है अगर जो फॉलो करना है साफ सफाई के और सेफ डिस्टेंसिंग के, वो तो घर में भी उसका पालन करना है। जी डॉक्टर साहब, जो लोग स्वस्थ हैं और अभी तक कोरोना से जिन्होंने अपने आप को बचाकर रखा हुआ है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे काढ़ा लोग पी रहे हैं, ठीक है, विटामिन सी का भी सेवन कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ऐसा लगता है कि उनके अपने शहर में चूंकि संख्या घट गई है तो ये सारी चीजें बंद कर दी जाएं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सावधानी तो रखनी ही है जी। और अगर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी कर सकते हैं, योग करना है या घर में जो भी मेडिटेशन करते हैं, वो सब चीजें जारी रखें, उसका तो इसके साथ वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो बार बार जो सरकार ने गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सब जानते हैं कि ये
फेस्टिवल का सीजन है, पहले दशहरा फिर दिवाली क्रिसमस ऐसे चलता है साल में जी। और सर्दियों में भी वैसे भी थोड़े रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं जी। तो अभी भी सावधानी का तो वक्त अब है क्योंकि धीरे धीरे अनलॉक भी होता जा रहा है, चीजें खुलती जा रही हैं जी। और साथ में आने वाला ये वक्त है, इसलिए जन आंदोलन इसी वक्त इसीलिए रखा गया है कि लोगों को इस बात के बारे में जागरूकता बनी रहे। श्रोताओं, डॉक्टर नागरकर जी से हम आगे और बातचीत करेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का दिखाई न देती अंधेरों में सोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर काट होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। नवरात्रि का समय आ गया है और नवरात्रि में बहुत से स्थानों पर दुर्गा पूजा के पंडाल होते हैं, लोग जाते हैं, और दशहरे को लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है, और उसके अलावा दीपावली की खरीदी के लिए भी बाजारों में भीड़ बढ़ती है। तो इन सब को देखते हुए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि इस बार तो समझ लेना चाहिए कि तो जैसे जीवन में या अपने जो जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं कोरोना के वजह से, वो अभी भी इनको जारी रखे। मतलब जो भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है उसमें भी तरीके से करे, और भीड़ तो अनावश्यक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी अपने जहां भी रिलीजियस प्लेसेस में जाने वहां पे भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं, तो जो गाइडलाइन जरूर फॉलो करे, उसका पालन जरूर करे। जी।
डॉक्टर साहब, 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री की ओर से भी एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें कि अब ये कहा गया है कि सिनेमा हॉल में भी लोगों को अनुमति दी जाएगी, विभिन्न कार्यक्रम जो ऑडिटोरियम में हुआ करते थे उसकी भी अनुमति दी जाएगी, विभिन्न समारोह की, सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, धीरे धीरे तो अनलॉक होना ही था चीजों को और वापस तो जिंदगी पटरी पे लानी है। तो अगर लानी है तो ये सावधानियों के साथ ही हो सकता है, चाहे फिर वो होटल्स खुले या कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो खुल रहे हैं धीरे धीरे, या जैसे फिर आपने बताया कि सिनेमा हॉल खुल रहे हैं जी। तो ये जहां पे भी अगर हम ये एक्टिविटी चालू करना चाहेंगे तो बिना ये गाइडलाइन के या भीड़ को कम किए पॉसिबल नहीं है, चाहे फिर वो इसमें हो रेल की सेवा हो या हवाई यात्रा हो, ये सब चीज के लिए लागू होता है जी। कि धीरे धीरे चालू करें लेकिन भीड़ ना हो कहीं पे। तो भीड़ के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण, ये सबको देखना है और बाकी जो सावधानी के लिए मास्क पहनना है वो सब तो लगातार गाइडलाइन इशू हो चुकी है। एक संदेश अभी हर रोज दिया जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो दवाई यानी वैक्सीन की जो बात हम करते हैं तो सारे लोगों को, पूरी दुनिया को वैक्सीन का इंतजार है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? नहीं, बिल्कुल दुनिया भर को है, क्योंकि देखिए विदेशों में भी सेकेंड वेव भी आने लग गई है। बहुत सारे कंट्रीज है यूरोप में जी, यूके हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, इटली, यहाँ पे दोबारा केसेस आने लग गए हैं। वहां पे भी विंटर सीजन चालू हो गया है जी। तो इसका इंतजार सब जगह है और खास करके हमारे भारत देश जैसे जहां पे बहुत घनी आबादी है, यहाँ इसकी अभी भी जरूरत है। और इसलिए जब तक हमारे पास कोई कारगर दवाई, एंटीवायरल दवाई या वैक्सीन नहीं आता है, तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और ये जो बहुत सिंपल और बेसिक मेजर्स जिसको कहते हैं, बिल्कुल सरल है, वो करने ही है अभी हमको। फिर भी कोई ऐसी संभावना है कि कब तक वैक्सीन आ जाएगी हमारे भारत देश में? हो सकता है कुछ 3-4 महीने भी लग सकते हैं जी, क्योंकि जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब फरवरी मार्च तक आ जानी चाहिए उससे पहले जी। क्योंकि हमेशा वैक्सीन की जो ट्रायल होती है उसमें सेफ्टी और एफिकेसी दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो इसलिए उतना वक्त डेवलप करने में लग जाता है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक तो ये सावधानी रखनी है। हमारे पूरे देश में जब इसका आंकड़ा निकाला जाता है तो 85% से भी ऊपर स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत पहुंच गया है। तो इसे देखते हुए अब हमारे देश की स्थिति पूरी दुनिया में कैसी है? बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात है कि क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है जी, इसलिए मरीजों की संख्या है हमारे पास। ऑल्दो अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि 85% से अधिक लगातार वो हम देख रहे हैं कि रिकवरी रेट्स कुछ स्टेट में तो 90% से भी ऊपर है। तो ये इस तरह से हो रहा है। इवन जो मोर्टेलिटी का आंकड़ा है, अगर हम देश का तो अन्य जो फिगर्स है दुनिया भर के, उसमें अगर 3% है तो हमारा 1.5% के आसपास है और छत्तीसगढ़ राज्य का तो लगातार 1% से कम ही रहा है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छी बात है, वो सब हमारे फेवर में चीजें हैं, लेकिन तो भी सावधानी तो जरूरी है। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन की शुरुआत की है, तो उस जन आंदोलन से एक एक व्यक्ति को जोड़ना होगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? और बिल्कुल उसके लिए तो जैसे आपका जो ऑल इंडिया रेडियो के तहत ये लगातार मैसेज देना बहुत जरूरी है और मैं यही चाहूंगा कि ये मैसेज आम जनता को मिले, क्योंकि आपके जो रेडियो चैनल्स है ये लोग सब आम जनता भी सुनती रहती है और हम यही चाहेंगे। इसके लिए काफी जगह पे प्लेज भी लिया लोगों ने और उसके बाद बैनर पोस्टर भी लगाए हुए हैं, लेकिन आम जनता जिस वक्त इस बात को समझ लेती है तो ये मुहिम बहुत सक्सेसफुल होती है। तो हम यही चाहेंगे कि सब लोग मिल करके इसमें सहभागी हो। तो श्रोताओं, डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी, निदेशक एम्स, ने बहुत ही अच्छा संदेश हमें दिया है कि जब तक इसकी वैक्सीन न आ जाए और जब तक इस बीमारी पर पूरी तरह से रोकथाम न हो जाए तब तक हमें सावधानी जरूर अपनानी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, मास्क जरूर लगाना है और अपने हाथों को नियमित रूप से हमें धोते रहना है, साफ करते रहना है। यही अभी हमें कोरोना से बचाएगा। तो डॉक्टर नितिन एम नागरकर जी, इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरिया शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी।
सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी सुन मैया शुक्रिया मेहरबानी तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी हो तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी फूलों में फजाओं में हवाओं में रहेगा ये फसाना तेरी मेरी यारी यारा याद करेगा ये जमाना हो फूलों में फजाओं में हवाओं में रहेगा ये फसाना तेरी मेरी यारी यारा याद करेगा ये जमाना प्यार के सुर प्यार की लय प्यार की हो कहानी हो प्यार के सुर प्यार की लय प्यार की हो कहानी सुन बेलिया सुन मैया सुन बेलिया शीशे की तरह है मेरा दिल तोड़ न देना दुनिया को छोड़ा मैंने तू मुझे छोड़ न देना शीशे की तरह है मेरा दिल तोड़ न देना दुनिया को छोड़ा मैंने तू मुझे छोड़ न देना मेरे दिल पर तू नहीं कर क्या मेरी जिंदगानी हो मेरे दिल पर तू नहीं कर क्या मेरी जिंदगानी सुन मैया सुन बेलिया सुन मैया शाम सवेरे मेरे होठों पे है तेरा ही तराना मैं हूँ दीवानी मेरा दिल भी है तेरा ही दीवाना हो शाम सवेरे मेरे होठों पे है तेरा ही तराना मैं हूँ दीवानी मेरा दिल भी है तेरा ही दीवाना जो किसी ने दी नहीं हो दे मुझे वो निशानी हो जो किसी ने दी नहीं हो दे मुझे वो निशानी सुन बेलिया शुक्रिया मेहरबानी
इसके साथ ही आज के कार्यक्रम से अनुमति दीजिए दीपक हटवार को। नमस्कार।